आज हम जिस किताब पर बात करने वाले हैं उसमें एक एक ऐसी कहानी है जहां 1840 में एक स्कॉटिश डॉक्टर भारत में बिना किसी एनेस्थीसिया के 400 बड़े ऑपरेशन करता है। मतलब हाथ पैर काटने से लेकर ट्यूमर निकालने तक। और मरीजों को उन्हें दर्द तक नहीं होता, कोई पेन किलर नहीं, कोई क्लोरोफॉर्म नहीं। ये आखिर मुमकिन कैसे है? असल में यही सवाल आज की हमारी बातचीत का सेंटर पॉइंट है। और इसका जवाब हमारे दिमाग के एक ऐसे हिस्से में छिपा है जिसे हम अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं, हमारा अवचेतन मन या सबकॉन्शियस माइंड। अच्छा। और आज हम जोसेफ मर्फी की क्लासिक किताब द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड को डिकोड करने वाले हैं, ये समझने के लिए कि ये छिपी हुई शक्ति आखिर काम कैसे करती है। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। किताब का जो सबसे बड़ा आइडिया है वो यही है कि हमारे पास एक नहीं बल्कि दो मन है। ये सुनने में थोड़ा अजीब लगता है। क्या मतलब, हमारे अंदर दो अलग अलग लोग बैठे हैं? हाँ, सुनने में ऐसे ही लगता है, पर मर्फी का कहना है कि ये एक ही मन के दो अलग अलग फंक्शंस हैं। ओके। ये हमारा लॉजिकल, सोचने समझने वाला दिमाग है जो तर्क करता है, सवाल पूछता है और फैसले लेता है। कौन सी नौकरी करनी है, क्या खाना है, किससे बात करनी है, ये सारे फैसले हमारा चेतन मन ही तो करता है। तो किताब में जो एनालॉजी दी गई है वो ये है कि हमारा चेतन मन गेट पर खड़े गार्ड की तरह है। क्या ये सही तरीका है इसे देखने का कि वो ये तय करता है कि कौन से विचार अंदर जाएंगे और कौन से नहीं? ये एक अच्छी शुरुआत है, लेकिन किताब का जो असली गहरा इंसाइट है वो इससे भी एक कदम आगे है। सोचिए कि आपका मन एक बहुत बड़ी कंपनी है। आपका चेतन मन, जिसे आप सीईओ समझती हैं, वो असल में सिर्फ दरवाजे पर खड़ा एक डोरमैन है। असली ऑपरेशन, पूरी की पूरी फैक्ट्री, वो आपका अवचेतन मन चला रहा है। और दिक्कत यह है कि हमारा डोरमैन मतलब चेतन मन वो अक्सर थका हुआ होता है, डिस्ट्रैक्टेड होता है, या फिर किसी भी गलत विचार को अंदर आने देता है। वाह, ये एक पावरफुल आइडिया है कि जिसे हम अपनी जिंदगी का सीईओ समझ रहे हैं वो सिर्फ एक डोरमैन है। तो फिर ये अवचेतन मन जो पूरी फैक्ट्री चला रहा है वो क्या है? अवचेतन मन वो तर्क नहीं करता, सवाल नहीं पूछता, वो बस आदेशों को मानता है जो चेतन मन से होकर उस तक पहुंचते हैं। ये हमारे शरीर के सारे ऑटोमेटिक काम संभालता है, जैसे दिल की धड़कन, सांस लेना। हाँ, दिल की धड़कन, सांस लेना, खाना पचाना, ये सब अपने आप हो रहा है ना, क्योंकि हमारा अवचेतन मन इन्हें कंट्रोल कर रहा है। ये हमारी आदतों का घर है और ये 24 घंटे काम करता है, तब भी जब हम सो रहे होते हैं। किताब में एक और एनालॉजी है बगीचे की, कि हमारा अवचेतन मन एक उपजाऊ जमीन की तरह है और हम अपने विचारों से दिन भर उसमें बीज बो रहे हैं। बिल्कुल। और ये जमीन ये नहीं देखती कि बीज गुलाब का है या जहरीले पौधे का, वो बस उसे उगा देती है। अगर आप दिन भर चिंता, डर और कमी के विचार बोएंगे तो आपकी जिंदगी में वही फसल उगेगी। और अगर अच्छे विचार बोएंगे तो नतीजा वैसा होगा। एक और शानदार उदाहरण है जहाज का। चेतन मन कप्तान है जो ब्रिज पे खड़ा होकर आदेश देता है। अब चेतन मन इंजन रूम में काम करने वाली टीम है जो उन आदेशों को आंख बंद करके मान लेती है। अच्छा। उन्हें ये नहीं पता कि जहाज कहाँ जा रहा है। अगर कप्तान मान लीजिए नशे में या गलती से कह दे चट्टानों की तरफ बढ़ो, तो इंजन रूम की टीम पूरी ताकत से जहाज को चट्टानों की तरफ ही ले जाएगी। वो सवाल नहीं करेंगे। एक मिनट, अगर अवचेतन मन इतना शक्तिशाली है लेकिन उसमें जरा भी तर्क नहीं है तो ये तो बहुत खतरनाक हुआ। इसका मतलब है कि वो किसी भी बेवकूफी भरे सुझाव को सच मानकर उस पर काम करने लगेगा। एग्जैक्टली। बिल्कुल। और यहीं से सुझाव मतलब सजेशन की शक्ति का सिद्धांत सामने आता है। ये किताब का सबसे जरूरी नियम है। जैसे ही अवचेतन मन किसी विचार को स्वीकार कर लेता है, अच्छा, वो इसे हकीकत में बदलने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा देता है। वो अच्छे और बुरे में कोई फर्क नहीं करता। ये तो आम जिंदगी में भी होता है। जैसे अगर कोई आपसे आकर कह दे यार तुम बहुत थकी हुई लग रही हो, तो अचानक आपको थकान महसूस होने लगती है, भले आप 5 मिनट पहले ठीक थी। सही पकड़ा। किताब में इसी का एक क्लासिक उदाहरण है समुद्री जहाज का। एक आदमी है जो पहली बार जहाज पर चढ़ा है। अच्छा। थोड़ा डरा हुआ है। ओके। एक दूसरा व्यक्ति उसके पास जाकर कहता है, अरे आपका चेहरा पीला पड़ गया है, लगता है आपको सी सिकनेस होने वाली है। अच्छा। उस पहले आदमी का चेतन मन जो पहले से ही डरा हुआ है, इस सुझाव को तुरंत अंदर आने देता है और नतीजा वो सच में बीमार पड़ जाता है। और अगर यही बात जहाज के किसी पुराने अनुभवी नाविक से कही जाए तो वो शायद हंस देगा।
क्यों? क्योंकि उसके अवचेतन मन में ये विश्वास सालों से पक्का हो चुका है कि उसे सी सिकनेस नहीं होती। उसका चेतन मन उस नकारात्मक सुझाव को गेट पर ही रोक देगा। इससे यह साबित होता है कि सुझाव में अपने आप में कोई शक्ति नहीं है। शक्ति हमारे उसे स्वीकार करने में है। ठीक है, सी सिकनेस तो एक छोटी बात है, लेकिन ये कितनी खतरनाक हो सकती है? इसकी कोई लिमिट है? दुर्भाग्य से इसकी कोई लिमिट नहीं है। किताब में एक बहुत ही डरावनी और सच्ची कहानी है। मर्फी का एक रिश्तेदार भारत में किसी भविष्यवक्ता के पास गया जो क्रिस्टल बॉल देखकर भविष्य बताता था। ओके। उस भविष्यवक्ता ने उसे बताया कि तुम्हारा दिल बहुत कमजोर है और अगली अमावस्या को तुम्हारी मौत हो जाएगी। ओह नहीं। उस आदमी ने इस बात पर पूरी तरह यकीन कर लिया। उसका चेतन मन इतना डर गया कि उसने इस सुझाव को सीधे अवचेतन मन तक जाने दिया। वो घर लौटा, अपने परिवार वालों को इकट्ठा किया, अपनी वसीयत बनवाई। बस इंतजार करने लगा। हाँ, बस अपनी मौत का इंतजार करने लगा और ठीक जैसा कहा गया था, अगली अमावस्या को उसकी मौत हो गई। ये तो सच में बहुत डरावना है। मतलब उस आदमी ने सचमुच खुद को मौत पर यकीन दिला दिया। ये तो बी केयरफुल व्हाट यू विश फॉर का उल्टा है, बी केयरफुल व्हाट यू बिलीव इन। बिल्कुल। उस भविष्यवक्ता के शब्दों में कोई जादू नहीं था। सारी शक्ति उस आदमी के अपने विश्वास में थी। सही बात है। उसके डर ने ही उसे मार डाला। उसके अवचेतन मन ने उस सुझाव को एक कमांड के तौर पर लिया और उसे पूरा कर दिया। ये कहानी सुनकर तो ऐसा लगता है कि हम किसी भी आवारा नकारात्मक विचार के सामने कितने लाचार हैं। तो बड़ा सवाल ये है कि क्या हम इसका मुकाबला कर सकते हैं? क्या हम इसी शक्ति को जानबूझकर अच्छे के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं? हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं। और यहीं से किताब प्रैक्टिकल हो जाती है। ये हमें कुछ तकनीकें सिखाती है। पहली और सबसे सीधी तकनीक है ऑटो सजेशन, यानी खुद को सुझाव देना। हाँ, खुद को सुझाव देना। हम बचपन से नकारात्मक सुझावों से घिरे रहते हैं। तुम ये नहीं कर सकती, तुमसे नहीं होगा, तुम कभी सफल नहीं होगी। ये बातें हमारे सिस्टम में बैठ जाती हैं। ऑटो सजेशन इस पैटर्न को तोड़ने का तरीका है। इसे काम करते हुए दिखाने के लिए भी किताब में कोई कहानी है? हाँ, एक बहुत अच्छी कहानी है। एक 75 साल की महिला थी जिसे लगने लगा था कि उसकी याददाश्त कमजोर हो रही है। वो अक्सर खुद से कहती थी, मेरी याददाश्त जा रही है। फिर उसने इस प्रक्रिया को उल्टने का फैसला किया। अच्छा, कैसे? उसने दिन में कई बार पूरे विश्वास और भावना के साथ खुद से दोहराना शुरू किया। आज से मेरी याददाश्त हर तरह से बेहतर हो रही है। मुझे जो कुछ भी याद रखने की जरूरत है वो मुझे तुरंत याद आ जाएगा। और इसका नतीजा क्या हुआ? किताब के मुताबिक 3 हफ्तों के अंदर उसकी याददाश्त वापस पूरी तरह से सामान्य हो गई। उसने बस अपने अवचेतन मन को एक नया बेहतर आदेश दे दिया था। ये तो कमाल है। तो ये सिर्फ पॉजिटिव थिंकिंग नहीं है, ये एक तरह से अपने दिमाग को रीप्रोग्राम करना है। एग्जैक्टली। एक और इससे भी ज्यादा शक्तिशाली तकनीक है जिसे मर्फी मानसिक चलचित्र विधि या मेंटल मूवी मेथड कहते हैं। उन्होंने खुद इसका इस्तेमाल किया था। वो अमेरिका के मिडवेस्ट में एक परमानेंट लेक्चरर की पोजीशन चाहते थे। तो एक शाम अपने होटल के कमरे में उन्होंने आराम से बैठकर अपनी आंखें बंद की और कल्पना की कि वो एक बड़ी ऑडियंस के सामने खड़ी हैं और कह रही हैं, मुझे यहाँ आकर बहुत खुशी हो रही है, मैंने इस मौके के लिए प्रार्थना की थी। ये तो बस दिन में सपने देखने जैसा लगता है। इसमें खास क्या है? खास बात यह है कि उन्होंने इसे सिर्फ देखा नहीं बल्कि महसूस किया। उन्होंने उस हॉल की वास्तविकता को, ऑडियंस की मौजूदगी को और अपनी खुशी की भावनाओं को पूरी तरह से महसूस किया। यही वो इमोशनल कंपोनेंट है जो अवचेतन मन के लिए ट्रिगर का काम करता है। अच्छा। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि उन्हें क्या चाहिए, लेकिन वे उसे पा लेने की भावना में नहीं जीते। यही फर्क है। कुछ ही दिनों बाद उन्हें मिडवेस्ट में एक संस्था को संभालने का टेलीग्राम मिला। समझ गई। तो ये सिर्फ विजुअलाइजेशन नहीं है, ये उस हकीकत को इमोशनली जीने की एक रिहर्सल है। बिल्कुल। और एक तीसरी तकनीक भी है जो फ्रांसीसी प्रोफेसर चार्ल्स बॉडविन ने सिखाई थी। उन्होंने पाया कि अवचेतन मन को प्रभावित करने का सबसे अच्छा समय तब होता है जब हम नींद जैसी अवस्था में होते हैं। जब हम सोने वाले होते हैं या बस जागे होते हैं। हाँ, उस समय हमारा चेतन मन, वो डोमन, शांत होता है और सुझाव सीधे अंदर जा सकते हैं। तो इस तकनीक को इस्तेमाल कैसे करते हैं? बॉडविन का तरीका था कि आप अपनी इच्छा को एक छोटे से वाक्यांश में समेट लें, फिर उस उनींदी अवस्था में उसे एक लोरी की तरह बार बार शांति से दोहराएं। इसका कोई उदाहरण है? हाँ, किताब में एक महिला का उदाहरण है जो एक लंबे कड़वे पारिवारिक मुकदमे में फंसी हुई थी। उसने इस तकनीक का इस्तेमाल किया। हर रात सोने से पहले वो दोहराती, ये दैवीय व्यवस्था में समाप्त हो गया है। इट इज फिनिश्ड इन डिवाइन ऑर्डर। हाँ। और क्या ये काम कर गया? लगभग 10 दिनों तक ऐसा करने के बाद
एक सुबह वो उठी तो उसे एक गहरी शांति का अनुभव हुआ। उसे अंदर से महसूस हुआ कि सब ठीक हो गया है। और उसी दिन उसके वकील का फोन आया कि दूसरी पार्टी केस को कोर्ट के बाहर ही सुलझाने के लिए तैयार हो गई है। ये सब सुनकर ऐसा लगता है कि हमारा मन हमारी भावनाओं, हमारी सफलता, हमारी आदतों को कंट्रोल कर सकता है। लेकिन अब मुझे उस बात पर वापस आना है जहां से हमने शुरू किया था। डॉक्टर एस्डेल। हाँ, वो अविश्वसनीय कहानी डॉक्टर जेम्स एस्टेल और उनकी सर्जरी के बारे में। अब जब हम इस मैकेनिज्म को समझ गए हैं तो चलिए उसे खोलते हैं। उन्होंने असल में किया क्या था? ये इस किताब का सबसे शॉकिंग हिस्सा है। डॉक्टर एस्डेल जो बंगाल में काम कर रहे थे, उन्होंने अपने मरीजों को हिप्नोटिक अवस्था में डालना सीख लिया था। ओके। ऑपरेशन से पहले वो उनके अवचेतन मन को दो बहुत ही स्पष्ट सुझाव देते थे। पहला, ऑपरेशन के दौरान तुम्हें कोई दर्द नहीं होगा, और दूसरा, ऑपरेशन के बाद तुम्हें कोई इन्फेक्शन नहीं होगा और तुम जल्दी ठीक हो जाओगे। और ये उस समय की बात है जब लुई पैस्चर ने जर्म थ्योरी भी नहीं दी थी। मतलब डॉक्टरों को हाथ धोने तक की अहमियत नहीं पता थी। बिल्कुल। उस जमाने में तो ऑपरेशन के बाद इन्फेक्शन से मरना आम बात थी। हाँ बिल्कुल। और डॉक्टर एस्डेल के जो नतीजे थे वो हैरान कर देने वाले थे। 400 बड़े ऑपरेशनों में से ऑपरेशन टेबल पर एक भी मौत नहीं हुई, और ऑपरेशन के बाद मृत्यु दर सिर्फ 2 से 3% थी, जो उस जमाने में अनसुनी थी। अविश्वसनीय। मरीजों के अवचेतन मन ने डॉक्टर के सुझाव को एक कमांड के रूप में लिया और शरीर की हीलिंग पावर को सक्रिय कर दिया ताकि वो इन्फेक्शन से लड़ सके और खुद को तेजी से ठीक कर सके। ये इस बात का सबसे बड़ा सबूत है कि हमारा शरीर ठीक करने की अविश्वसनीय क्षमता रखता है, अगर मन उसे सही निर्देश दें। तो आज की इस पूरी बातचीत को अगर मैं समेटूं तो सबसे बड़ा सबक ये है कि हम असल में अपने विचारों और विश्वासों से अपनी हकीकत बना रहे हैं, है ना? हमारा चेतन मन एक माली है जो बीज चुनता है, और हमारा अवचेतन मन वो उपजाऊ जमीन है जो बिना सवाल किए किसी भी बीज को उगा देती है। बिल्कुल। और अच्छी खबर ये है कि हम कौन से बीज बोने हैं ये चुन सकते हैं। एकदम सही। और सबसे सशक्त विचार ये है कि ये प्रक्रिया हमारे कंट्रोल में है। हम जानबूझकर अपने बगीचे में सेहत, खुशी और शांति के बीज बो सकते हैं, चाहे वो पॉजिटिव अफर्मेशंस के जरिए हो, मेंटल मूवी के जरिए हो, या बस कृतज्ञता की भावना के जरिए हो। चाबी हमारे हाथ में है। आदेश देते हैं और उसे सच महसूस करते हैं, वो होकर रहेगी। What you decree and feel as true will come to pass. ये एक बहुत बड़ा दावा है। हाँ, बहुत बड़ा। ये लगभग डरावना भी है इसकी जिम्मेदारी को सोचकर। बिल्कुल। तो यहाँ से एक दिलचस्प सवाल उठता है। हर कोई इस सिद्धांत को अपनी जिंदगी के सबसे बड़े लक्ष्यों पर लागू करने के बारे में सोचता है, करोड़पति बनना, कोई बड़ी बीमारी ठीक करना। लेकिन क्या होगा अगर कोई इसे सिर्फ एक हफ्ते के लिए अपनी किसी छोटी रोजमर्रा की झुंझलाहट या परेशानी पर लागू करें, जैसे रोज ट्रैफिक में फंसने का गुस्सा या किसी सहकर्मी के साथ छोटी मोटी नोकझोंक। अगर जीवन के सिर्फ एक छोटे से हिस्से के लिए ये मानसिक खाका यानी मेंटल ब्लूप्रिंट जानबूझकर बदला जाए तो क्या बदल सकता है?